नमस्कार मित्रों, आज फिर हाजिर हूं मैं खबर आप तक न्यूज इंडिया के लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात को लेकर। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिसे आप सब जानते हैं, सुरेश सिंह सिकरवार के नाम से। उनका फेमस नाम भी आप जानते हैं, ट्रिपल एस। चलिए हम उनसे बातचीत करते हैं अपने लोकप्रिय कार्यक्रम में एक मुलाकात में। खबर आप तक न्यूज इंडिया में आज हम ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। पुलिस महकमे में रहने के बाद समाज सेवा, और ऐसी समाज सेवा जिससे सभी को न्याय दिलाना। जब पुलिस में न्याय दिलाते थे, आज रिटायर्ड होने के बाद भी वो न्याय दिला रहे हैं। मैं बातचीत करता हूँ श्री सुरेश सिंह सिकरवार, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो डीएसपी के पद से रिटायर्ड हुए हैं और लेकिन आज भी सेवा में लगे हैं, जैसा मैंने पूर्व में आपको बताया। मैं जानना चाहता हूँ सिकरवार साहब कि आपके जीवन की यात्रा कैसे शुरू हुई। धन्यवाद भूपेन जी। मैं पुलिस विभाग में सन 1981-82 में आया, क्योंकि हमारा पूरा परिवार ही पुलिस से संबंधित रहा है। और फादर भी पुलिस में डीएसपी से रिटायर हुए हैं। वो 1949 में भर्ती हुए थे और 1985 में रिटायर हो गए। उनको भी देश में सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए, राष्ट्रपति के 4 पुरस्कार मिले उनको जी। हमारे चाचा भी डीएसपी से रिटायर हुए। हमारा एक कजिन है, वो भी टीआई है इंदौर में। हमारा एक भतीजा, मतलब परिवार के सभी लोग पुलिस मिलिट्री सेवा से जुड़े हुए हैं। मेरे दोनों दामाद कर्नल हैं। मेरे दोनों बहनों, एक डीआई से एक आई से रिटायर हुआ है। बच्चा भी फॉरेस्ट में आ गया है। तो सेवा हम लोग जो कर रहे हैं, क्योंकि उस विभाग में है जहाँ सेवा ही करना है, संकल्प ही सेवा कर लिया है। तो हमने भी कोई विशेष एहसान नहीं किया है कि पुलिस में हमारा कर्तव्य है। हम जिस पद के लिए भर्ती हुए थे वो काम हमने बखूबी किया। हम अपनी सेवा से संतुष्ट हैं। और आप हमसे पूछ रहे हो तो हम बता रहे हैं कि हमने 35 साल 4 माह सर्विस की और हम अपनी सेवाओं से स्वयं संतुष्ट हैं। आपके कार्यकाल में आपने बहुत बड़े बड़े अपराधियों को पकड़ा, डकैतों को पकड़ा और अपराध को खत्म करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई, जहाँ जहाँ पदस्थ रहे। नहीं, अपराध तो खत्म नहीं हो सकता जब तक जनता है। मनुष्य पैदा होगा, उसमें सभी प्रकार के होंगे, अपराधी भी होंगे। अपराधी पेट से पैदा तो होता नहीं, पर वो यहाँ जब आएगा जनमानस में, उसको जैसा वातावरण मिलेगा वो अपराधी हो जाएगा। अच्छा वातावरण मिलेगा वो अच्छा व्यक्ति बन जाएगा। कुछ नेता बन जाएंगे, कुछ अभिनेता हो जाएंगे, कुछ सेवा में चले जाएंगे, कुछ अपराधी हो जाएंगे। पुलिस का काम है कि अपराध पर अंकुश लगाना। तो अपराध पर अंकुश लगाने के प्रयास मेरे द्वारा मेरी सेवा कार्य में पूर्णतः किए गए और उसमें हम सफल भी रहे। हर आदमी का अपना अपना अलग अलग नज़रिया से सर्विस करता है। हमको हमारे कार्यकाल में जो अधिकारी मिले, उनका हमको अच्छा बड़ा रस प्राप्त हुआ कि हमने फ्री हैंड काम किया। उस समय जो राजनीति थी वो भी ज़्यादा दखलंदाजी वाली नहीं थी। मुझे आज का पता नहीं है कितना दखलंदाज है, पर हमारे समय उतना नहीं था। उतनी दमदारी से काम किया, अपराधियों पे अंकुश लगाया, अपराध पर अंकुश लगाया। तो उसके परिणाम स्वरूप मुझे 650 अवार्ड मिली। ऐसे विभिन्न केसों को सॉल्व किया कि जिसमें 5-6 के केस रिवार्ड भी मुझे मिले। राष्ट्रपति का 100 वीरता पुरस्कार भी मुझे मिला। हम अपनी सेवा से संतुष्ट। आपका खौफ बना रहा है अपने कार्यकाल में उन 35 सालों में, ये खौफ का क्या कारण था? नहीं, खौफ तो ये खौफ गुंडों पर रहा। तो वो अब वो जो खौफ रहेगा, मान लो जो शेर है वो सर्कस में ही बैठ जाएगा तो उसका खौफ तो रहेगा। तो आज भी लोगों को लगता है कि मैं सर्विस में हूँ। मैं सर्विस में तो नहीं हूँ। उस समय भी कोई भला व्यक्ति मुझसे कहे कि मैंने किसी को परेशान किया हो नहीं, वो तो नहीं। या नाजायज सताया हो या किसी से आर्थिक लाभ के लिए मैंने उसका शोषण किया हो, तो ऐसा सिंगल व्यक्ति आज भी मैं चैलेंज से कह सकता हूँ कि वाह, मुझे बताया कि ऐसा आपके द्वारा
मुझसे पैसे ही नहीं करे, या आपने मुझे डरा के ये काम। खौफ से तात्पर्य है कि आपके नाम से ही लोग डरते हैं। अब नाम से तो देखो क्या है कि मेरे पिताजी का नाम बहुत रहा, बहुत रहा है सही। वो मैं मानता हूँ कि बहुत डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर रहे, बिल्कुल थे साहब। और उन्होंने अमृतलाल को उन्होंने इस जिले में ही मारा है 1959 में। अमृतलाल का लड़का लालू भी उन्होंने ही मारा। उनका एनकाउंटर लाखन सिंह तोमर से हुआ, और लाखन सिंह तोमर के गैंग के 10 आदमी मारे। लाखन सिंह तोमर ने हमारे मामा के लड़के को राय की पाली जिला भिंड वो तहसील में जाके वहाँ मर्डर की है। मोहर सिंह से एनकाउंटर पिताजी के हुए तो मोहर सिंह ने जाके हमारे गांव शियोरी में हमारा पूरा खलिहान जला दिया और हमारे नौकरों को मार दिया। पिताजी के करीब 50-60 एनकाउंटर ऐसे गिरोहों से हुए हैं जो आज असंभव चीज है। तो 202 गैलेंट्री मेडल मिले, मेरिटोरियस सर्विसेज मेडल मिला, उनको डिस्टिंग्विश से सर्विसेज मेडल मिला। ये सर्वोच्च पुरस्कार है जी। तो उनका जो गुंडों में, डकैतों में जो नाम रहा है, उस नाम का और उनकी ईमानदारी का, और वो बहुत ज्यादा पूजा करते थे वो, तो उसका तीनों का फायदा मुझे मिला है। हम तो उनके नाम के सारे ही पूरी नौकरी कर रहे। मैं 35.5 साल अपने पिताजी के नाम के सहारे से ही नौकरी कर ली। कोशिश की कि उनके पद चिन्हों पे चलें, पर हम उतने ईमानदार नहीं रह सके। कहीं के चोट पे करे पिताजी हमारे पानी भी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं खाते थे किसी के टाइम। और 1964 से मरते समय 2018 तक एक टाइम भोजन दिया है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि अन्न बचाइए, सप्ताह में 2 दिन व्रत करिए, और 2 दिन की जगह उन्होंने पूरे सप्ताह का छोड़ दिया। तब से मरते दम तक एक टाइम भोजन किया उन्होंने। इसलिए उनके नाम पे सहारे से हमने अपनी नौकरी की पूरी। फिर हमारे घर के लोगों का भी हम पे एक सहयोग रहा कि उन्होंने कभी हमको हमारी नौकरी में दखलंदाज नहीं किया, और हम अपनी फ्री एंड अच्छी सर्विस करते रहे। आपका रिटायर्ड होने के बाद भी, मैं खौफ शब्द का प्रयोग बाद में एक बार और करूंगा। खौफ तो पिताजी का जो टेलर था, उस अपनी भाषा में कहूँ, जो उनका काम का अनुभव था, उनके काम की क्रिया थी, उन काम की प्रक्रिया उनकी थी, जिस तरह उनने अंकुश लगाया डकैतों पे, अन्य जगह उन्होंने कार्य किया, उनको इतने अवार्ड मिले, आपको भी बहुत सारे अवार्ड मिले। यही कारण है कि मुझे लगता है कि आज भी लोग आपसे खौफ खाते हैं वो वो बहन जी। हम मुझे शायद मैं तो बहुत 23-35 साल से मुझसे परिचित हो, और 35 साल से आप मुझे जान रहे हो। आज भी मेरे पास, चूंकि मैं पहले बाहर बैठता था, कुछ लोगों को बाहर बैठना मेरा बुरा लगने लगा। बाहर बैठ के मैं किसी राजनीतिक पार्टी का न प्रचार करता था, न कोई किसी के लिए वोट मांगता था। एवं बाहर इसलिए बैठता था कि बाहर लोग आए, किसी ने कहा साहब मेरा ये काम नहीं हो रहा है, अपन ने उसको संबंधित जगह तक पहुंचा दिया कि आप हॉस्पिटल चौराहे पे जाओ, फलां दुकान पे जाओ, मेरी बात करा दो, इस टाइप की दरखास्त लिखवा लो, समझ से वो आप चीजें। इसको आप वहाँ पहुंचा दो। क्यों लोगों को क्या लगता है कि मैं किसी का काम करके और नेतागिरी करना चाहता हूँ। तो कुछ राजनीतिक लोग यहाँ भी मुझसे वो मान गए बुरा। मेरा सेठ भी मेरी पर्सनल जमीन का हटवाया, जैसा अभी ये नेतागिरी कर रहे हैं। हम भीतर बैठने लगे। अब भीतर बैठने से क्या, किवाड़ लगे रहते हैं, तो लोग घंटी बजा कर नहीं आ पाते हैं। बाहर बैठता था, मेरी जगह है वो, मेरी पर्सनल जगह है। जब मैंने ये खरीदा था प्लॉट और मकान पिताजी ने बनाया, उस समय से है मेरी, पर भीतर बैठता हूँ। आज भी आप समस्याओं का निवारण उनका जो मेरी औकात का है, मैं बार बार कहूँ मेरी औकात का, औकात मेरी कोई ये नहीं है कि मैं जिलाधीश महोदय को फोन करूँ या एसपी करूँ, नहीं। मैं ये देखता हूँ कि मेरे टेलीफोन को भूपेंद्र जी मान सकते हैं। मैं आपको कहूँगा, मैं अधिकांश काम पत्रकारों के माध्यम से ही करवाता हूँ। मुझे मालूम है कि पत्रकारों को मैं फोन करूंगा और वो पत्रकार उसको संबंधित विभाग तक ले जाएगा, तो विभाग पत्रकार का काम कर देगा, उस गरीब आदमी का भला हो जाएगा। या आप समस्याओं को निवारण समस्या किसी का हम निवारण करवा रहे हैं, कोई हम उसका उससे पैसा तो ले नहीं रहे। नहीं नहीं वो तो आप लेते फिर उसको आदमी अनर्थ में, जब हम तो खौफ की वजह से हो रहा है, तो खौफ तो हम पे कोई पावर है ही नहीं ना। हम तो 2014 में रिटायर हो गए, तो हमें कोई ऐसा पावर तो है नहीं कि किसी पार्टी ने दे दिया हो कि साहब हमको इस मंडल में रख दिया है या ये कर दिया है। हम तो अपना काम कर रहे हैं, वो करते रहेंगे मरते दम तक।
लेंगे। अल्लाह ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया है कि हम टेलीफोन से हमारे से या हमारे फोन करने से किसी का भला हो रहा है तो हम आखिरी सांस तक ये करेंगे, को करते हैं आप करते रहेंगे। तो ये खौफ वाली बात नहीं है, ये तोड़ा दिया है लोगों ने इस तरह से। क्या है कि मनुष्य में अपने दुख से कोई दुखी नहीं, दुख दूसरे के सुख से उसको बहुत कष्ट है कि सुरेश सकरवाल ये शर्ट क्यों पहने हुए, अब मैं जलूं कि साहब फला नेता क्यों इस चीज से। अरे उसके कर्म अच्छे होंगे, उसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं कि वो आज अच्छे घर में पैदा हुआ है, भगवान ने उसको किया है, वो उसकी बराबरी का है। हमारी औकात है, हम अपनी औकात का काम कर रहे हैं, हम फोन करेंगे, माने न माने ये उसका मैटर है, पर हो सकता है उसका काम हो जाए, वो तो तेरे काम, इसलिए लोग आते हैं मेरे पास। आज भी मैं बाहर बैठ जाऊंगा तो शाम तक मेरे पास 200 आदमी आएगा, बिल्कुल आते हैं। 200। अंदर बैठता हूँ तब भी 30-40 लोग आते हैं, काम करता हूँ। दो बातें और आपसे मैं जानना चाहता था कि जो अभी पूरी गतिविधियां चल रही है, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो, आप शहर के विकास में हमेशा सक्रिय रहे हैं, आप बहुत सारी संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या अब विकास किस तरह होना चाहिए हमारे शहर का, और किस तरह के जो आजकल जो वातावरण बन रहा है और उस वातावरण में व्यवस्था चल रही है, वो किस तरह उसका सुधार होना चाहिए? देखो क्या है, अपन जहाँ रह रहे हैं ये शहर ग्वालियर स्टेट की समर कैपिटल कहा जाता था। ग्वालियर महाराज का ये प्रिय शहर रहा है, और आज भी है। वो यहाँ के राजनीतिक एक आका हैं, महाराज हैं, और वो काम भी कर रहे हैं। पर समस्या ये है कि 1984 में एक बार यहाँ राजीव जी आई थी, मैं उस समय की सेवा में था, मेरी ड्यूटी लगी थी उनके मंच के पास हेली यहाँ पे एयर स्ट्रिप पे। उन्होंने कहा था, वो सब उन्होंने कई जगह भी कहा था, यहाँ भी कहा था कि हम सोने पैसे एक पाइप में डाल रहे हैं और नीचे 15 पैसा निकल रहा है, 85 पैसा कहाँ जा रहा है उसका हम पता कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा साहब ये भ्रष्ट 85 पैसे खा रहा है। वो ये है कि आज महाराज जो योजना लाते हैं यहाँ के लिए, तो महाराज हनुमान जी का अवतार तो है नहीं कि अब हर योजना में हर जगह जाके उसकी मॉनिटरिंग करें। उन्होंने कोई योजना लाई और वो शिवपुरी शहर को दे दी, तो शिवपुरी शहर के नागरिकों का भी काम है और शिवपुरी शहर के जो उनके राजनीतिक लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं उनका काम है, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनका काम है उस लाए हुए पैसे का सही यूटिलाइज हो। वो नहीं हो पा रहा है, और चूंकि उनके पास पूरे हिंदुस्तान के मंत्री हैं तो वो हर चीज को उतना ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएंगे। उस ऑब्जर्वेशन करने की जिम्मेदारी किसकी है कि मान लो उन्होंने ला के यहाँ 200 रुपये दिया कि ये काम होना है। अभी भी एक वो आ रहा है, ला रहे हैं हॉस्पिटल, लोग करीब 300 कुछ या 700 कुछ डॉक्टर आएंगे, पूरे देश से वो इलाज करेंगे यहाँ के, बहुत अच्छी चीज़ है। पर उन डॉक्टरों का उपयोग कराना किसका काम, वो हमारा आपका, यहाँ के जो उनके जनप्रतिनिधि हैं महाराज से जुड़े हुए उनका काम है, और यहाँ के प्रशासन का काम है। अब प्रशासन और उनके जनप्रतिनिधि उसको एप्लीकेबल नहीं कर पाए, तो इसमें महाराज की कहाँ गलतियाँ, वो गलती नहीं। यशोधरा जी थी, वो भी ला रही थी, धरातल पे आके उसमें भ्रष्टाचार हो जाए और इस सिस्टम का 100 में पैसे का 15 पैसा लग पाए, तो इसमें तो दोषी वो लाने वाले तो नहीं है, उसमें दोषी अपन लोग हैं कि अपन उनके पास तक ये बात को नहीं पहुंचा रहे हैं। अब तो सशक्त माध्यम है और महाराज भी संचार मंत्री हैं, आप उनसे मोबाइल से एसएमएस करो कि महाराज आप ये लाए हो, इस चीज का सही सही क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ये गलती अपनी नहीं है ना। क्योंकि मैं उनके पास ये पहुंचाऊंगा तो लोगों को ये लगेगा साले ये नेतागिरी करना चाहता है, तो उन्हें तो नेतागिरी नहीं करना है, ना मुझे राजनीति में जाना, ना किसी पार्टी में जाना है। और जो पार्टी के लोग हैं उनसे जुड़े हैं उनका ड्यूटी है वो पहुंचाए। अब क्या शहर वासियों को संदेश देना चाहते हैं, जो कि इस माध्यम से हमारे देखो संदेश से तो कोई किसी के संदेश से नहीं चल रहा, आजकल बहुत लोग इंटेलिजेंट हैं, हम उनको संदेश दें कि आप भाईचारा निभाओ, तो ये तो वैसे ही नेता बहुत दे रहे हैं कि भाईचारे में ना वो एक हो गया, उसमें ये कोई ही बात कोई नहीं मानता है। पर हाँ ये है कि जितना यथासंभव हो आप जागरूक बनिए, आप प्रशासन का भी सहयोग करिए, और सभी जिम्मेदारी आप प्रशासन पर मत छोड़िए। मेरे घर के आगे नाली है तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं भी उसको साफ कर सकूं, मैं नगर पालिका पर डिपेंड ना हूं।
मेरे घर के आगे लाइट लगी है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं लाइट को ठीक करवाऊं। मैं हम टोटली प्रशासनिक अमले पे चल रहे हैं, तो इसलिए विकास रुक जाता है। मैं सक्षम हूँ तो मैं फोन सीएम साहब को कहूंगा मेरी जानी नाली साफ करा दो। जो सक्षम नहीं है चैतू आदिवासी, तो वो तो फोन ही नहीं कर पा रहा ना, उसके सोर्सेज नहीं है। तो कुछ आदमियों को जो अपने आप में सक्षम है कि वो पानी का टैंकर परचेज कर सकते हैं, तो वो परचेज करें, तो गरीब आदमी के यहाँ तक पानी का टैंकर पहुंचे। उसके अब पानी का टैंकर नहीं पहुंच रहा, अब ये गर्मी आ गई, आप देखना पीली कट्टी संस्कृति कितनी तगड़ी चलेगी, और बड़े आदमियों के यहाँ नगर पालिका का टैंकर आ जाएगा। जो खरीद सकते हैं 350-400 रुपए का टैंकर, वो फ्री में डलवा रहे हैं। जो खरीद नहीं सकता है, वो 4-4 किलोमीटर दूर से पानी ला रहा है। तो इसमें मेरा संदेश क्या है? ये संदेश तो आप पहुंचाओ कि ये चीज लोग वहां तक पहुंचाएं, उस अथॉरिटी तक, जिस अथॉरिटी यहाँ लाखों करोड़ों रुपए इस शहर को दे रही है, जो करोड़ों रुपया दे रही है। सिंध पे 200 करोड़ रुपए करीब इन्वेस्ट कराया है महाराज ने, और सिंध का पानी नहीं मिल रहा है। तो महाराज के पास तक ये पहुंचे, इसमें कहाँ कौन कौन अधिकारी दोषी है, किन किन अधिकारियों के कार्यकाल में ये काम हुआ, उनको बुलवाओ, उन पर केस रजिस्टर करवाओ और अंदर करवाओ। किस राजनीतिक संरक्षण प्राप्त उसको ठेका दिया गया, क्यों दिया गया, ये चीज बड़े हाई लेवल पर करो, क्योंकि वो ईमानदार हैं, बड़े ऊपर जो बैठे हुए हैं। महाराज की छवि ईमानदार है, और ईमानदार हैं तो उनके पास ये पहुंचे ये खबर जी कि साहब ये गलत हो रहा है, और ये नहीं कह पा रहे हैं लोग। क्योंकि ये आपके माध्यम से हमने कह दिया कि आप उसको पहुंचाओ महाराज के पास से, जो वो लाते हैं यहाँ के लिए योजना है, उस योजनाओं पे लाभ में बाधक कौन कौन सज्जन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जी। अभी हम बातचीत कर रहे थे श्री सुरेश शेखावत से। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने बात रखी है। अपने बारे में बताते बताते उन्होंने बहुत संक्षिप्त में बात करते करते ऐसा संदेश दिया है जो हम सब के काबिल है। और अगली मुलाकात में फिर आपसे किसी नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।